अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स थ्योरी, इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका हाफ पोर्शन पढ़ा था। जो इसका हाफ पोर्शन है वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आज हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 4 है, एनी एक्सपेंस ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट। लिखा हुआ है एनी एक्सपेंस और ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑनर रिगार्डिंग प्रॉपर्टी लाइक प्रॉपर्टी टैक्स एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा is paid by tenant according to the provision of agreement between the tenant and owner will become the part of the rent and is chargeable to tax। अगर मकान का जो मालिक है उसका कोई भी एक्सपेंस है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, फायर इंश्योरेंस है, या कोई मकान का कोई रिपेयर वगैरह करवाने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो एक्सपेंस है वो टेनेंट जो किराएदार है वो उसको पे कर देता है ऑनर की तरफ से। तो ये चूंकि एक्सपेंस ऑनर का था लेकिन पे जो है वो टेनेंट ने कर दिया, इसलिए ये जो ऑनर है उसके लिए इनकम बन जाएगी और उसके लिए ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर ऐड होगा और ये उसके लिए टैक्सेबल होगा। बिल्कुल सिंपल सा ये पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटी इन केस ऑफ को ऑनर। को ऑनर का मतलब है कि अगर एक बिल्डिंग है, एक प्रॉपर्टी है जो रेंट पे दी हुई है, लेकिन उसके जो ऑनर्स हैं, जो उसके मालिक हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा है, तो उस सूरत में वो टैक्स जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो किस तरह से टैक्स पे करेंगे। क्या वो जो है जो टोटल रेंट आएगा, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग से टोटल रेंट आ रहा है 10 लाख, तो क्या वो 10 लाख पे इकट्ठा टैक्स पे करेंगे या फिर उस रेंट को वो जो ऑनर्स है, को ऑनर्स है, वो आपस में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पे 2 सूरतें। अगर तो जो रेंट आ रहा है वो कंबाइन है, उसमें से हर ऑनर का जो शेयर है वो अलग-अलग नहीं किया जा रहा और उसे अलग नहीं किया जा सकता, तो उस सूरत में तो फुल अमाउंट के ऊपर इकट्ठा टैक्स पे करेंगे। लेकिन अगर जो रेंट आ रहा है, जो इनकम आ रही है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हर जो को ऑनर है उसको उस रेंट में से कितना कितना शेयर मिलेगा, तो उस सूरत में फिर हर को ऑनर पहले अपना शेयर उस इनकम में से, उस रेंट में से रिसीव करेगा और फिर वो इंडिविजुअली उसके ऊपर खुद जो है वो अलहदा से टैक्स पे करेगा। तो ये 2 सूरतें हैं, तो इसको अभी रीड कर लेते हैं हम। वेयर एनी प्रॉपर्टी टू विच सेक्शन 15 अप्लाई इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल। ये इसमें मेन पॉइंट है। अगर उस प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली इनकम या रेंट जो है अगर वो डेफिनेट और असर्टेनेबल है, मतलब हर जो को ऑनर है उसका हिस्सा अलहदा किया जा सकता है, उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हर को ऑनर को कितना कितना शेयर मिलेगा, तो उस सूरत में क्या होगा, सच पर्सन शैल नॉट बी असेस्ड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उस सूरत में वो जो को ऑनर्स है उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पे नहीं लेंगे, वो इकट्ठा टैक्स पे नहीं करेंगे, बल्कि कह रहे हैं इन दिस केस ईच पर्सन विल बी टैक्स्ड सेपरेटली। हर जो को ऑनर है उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा और वो फिर अलहदा से अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो इनकम जो हमें प्रॉपर्टी से ही होगी लेकिन वो एग्जेम्प्ट होगी, उनके ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। रेंटल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नंबर 1 पे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिल्डिंग। ये पॉइंट हम एग्रीकल्चरल वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर कोई बिल्डिंग है जिसे हम एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस बिल्डिंग से हासिल होने वाली इनकम, उस बिल्डिंग से हासिल होने वाला जो रेंट है वो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अगर कोई ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपके पास इसके अंदर ईदी कोई भी मस्जिद है, कोई चर्च है, या कोई भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जो है वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है, रेंट होता है, और वो उस रेंट को, उस इनकम को वेलफेयर एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं, तो उस सूरत में उस ट्रस्ट को उस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है उस पर भी हम टैक्स नहीं पे करेंगे।
फॉर एग्जांपल है एक मस्जिद है और उस मस्जिद के नाम पे किसी ने कोई मकान कर दिया हुआ है, कोई दुकान कर दी हुई है, या सम टाइम आपने देखा होगा कुछ मस्जिदें ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने फ्रंट के ऊपर दुकानें वगैरह बनाई होती हैं, तो उनका वो जो रेंट आ रहा होता है वो सारे का सारा उस मस्जिद के ऊपर ही स्पेंड हो रहा होता है। तो इस सूरत में उन दुकानों से जो रेंट हासिल हो रहा है, चूँकि मस्जिद नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आती है, तो वो जो दुकानों से रेंट आ रहा है वो चूँकि वेलफेयर एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पेंड हो रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये एग्जेम्प्ट होंगी। नंबर 3 पे है रेंटल वैल्यू ऑफ ऑनर्स ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये वाला जो पॉइंट है ये ज़रा समझने वाला है ध्यान से। फॉर एग्जांपल आपका कोई मकान है, आपकी कोई दुकान है, अगर आप उसे किराए पे दे देते हैं किसी को, या फिर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को देते, आपका कोई रिलेटिव है, आप उससे किराया नहीं लेते, लेकिन उस बिल्डिंग का जो रेंट बनता है फॉर एग्जांपल वो बनता है 5 लाख साल का। अब चाहे आप उससे रेंट नहीं ले रहे, आपने उसको फ्री में वो दुकान वो मकान दिया हुआ है, लेकिन आपको उसका जो मार्केट वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो 5 लाख है एनुअल उसका जो रेंट बनता है, तो आपको 5 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी किसी को यूज़ करने के लिए दी हुई है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी, वो दुकान, वो मकान आप खुद यूज़ करते हैं, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपकी अपनी जो है वो मकान है, आपका अपनी दुकान है, आप खुद यूज़ करते हैं, तो उस सूरत में उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू बनती है वो 5 लाख एनुअल बनती है, लेकिन इस सूरत में आप उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे क्योंकि आप उसको खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 4 है रेंटल वैल्यू ऑफ ऑनर्स ऑक्युपाइड बिजनेस प्रॉपर्टी। जी ऊपर वाले में था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपका मकान है, आपने किसी को फ्री में दे दिया, लेकिन यहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी कोई फैक्ट्री है या आपकी कोई दुकान है जो आपने किसी को अगर दे दी हुई है फ्री में, तो उसकी जितनी मार्केट वैल्यू बनती है, चाहे आपको कोई किराया नहीं आ रहा, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग को, उस दुकान को खुद यूज़ कर रहे हैं, उस सूरत में आपको उसका जो रेंट बनता है एनुअल, जो मार्केट वैल्यू है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 द अमाउंट रिसीव्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल और AOP अप टू ₹2 लाख इन अ टैक्स ईयर विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पे दी हुई है और उसका आपका एनुअल जो रेंट आपको मिल रहा है वो 2 लाख मिल रहा है या 2 लाख से कम है, तो इस साल के अंदर 2 लाख तक प्रॉपर्टी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। हालांकि वो आपको प्रॉपर्टी से हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने, टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 लाख रुपए तक का जो टैक्स है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया। 2 लाख तक जो इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपके पास जो नोट्स हैं उसके अंदर आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। आपके पास नोट्स में यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये मैंने इसको अपडेट किया है। आप भी अपने नोट्स के अंदर, अगर आपके पास ओल्ड नोट्स हैं तो उसमें ये पॉइंट जो है वो अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 3rd पार्ट था, इनकम विच आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 15। ऐसी इनकम जो होती तो प्रॉपर्टी से ही है, लेकिन उसके ऊपर हम टैक्स जो है वो अंडर सेक्शन 15 नहीं लगाएंगे, बल्कि किसी दूसरे हेड के अंदर लगाएंगे। ये इसका 3रा पार्ट था। रेंट ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी की हेडिंग में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हेडिंग में लिखेंगे। नंबर 1 पे लिखा हुआ है ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट क्या होती है? आपने देखा होगा कुछ लोगों ने अपनी ग्राउंड्स वगैरह बनाई होती हैं स्पोर्ट्स के लिए, जहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं और वो उसको रेंट पे लेते हैं और वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह करवाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, सियालकोट के अंदर जिन्ना स्टेडियम है, तो आप अगर उसकी बुकिंग करवाते हैं उसकी आपको फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है। या इसी तरह से डिफरेंट जो है वो ग्राउंड्स वगैरह होती हैं, आपने वहाँ पे कोई मैच वगैरह खेलना है तो उसके लिए आपको रेंट देना पड़ेगा। तो वो जो मालिक है जिसको वो रेंट मिल रहा है वो है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन इसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे और ये इनकम होगी हमारी टैक्सेबल। नंबर 2 पे है रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग कैप्ट ऑन लीज टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी।
फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे मशीनरी भी लगी हुई है, तो आप अपनी फैक्ट्री विद मशीनरी जो है वो किसी को रेंट पे दे देते हैं। तो वहाँ से जो आपको रेंट रिसीव हो रहा है वो सिर्फ खाली बिल्डिंग का रेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर वहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है उसका रेंट भी शामिल है। तो इस सूरत में ये जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है इसे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 है रेंट इनकम ड्राइव्ड बाय सब लेटिंग अ बिल्डिंग और लैंड बाय अ टेनेंट। सब लेटिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से मकान किराए पे लिया और फिर आपने आगे से किसी और को किराए के ऊपर दे दिया। तो इस सूरत में आपने जहाँ से किराए पे लिया आप उसको फॉर एग्जाम्पल एनुअली जो है वो आप उसको रेंट पे कर रहे हैं 2 लाख रुपया, लेकिन आगे से जहाँ पे आपने रेंट पे दिया हुआ है वहाँ से आप जो है वो रेंट ले रहे हैं 5 लाख रुपया एनुअली। तो इस सूरत में जो 3 लाख आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपका टैक्सेबल होगा, लेकिन ये आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बल्कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग आपकी अपनी नहीं है, बल्कि आपने किसी से रेंट पे लेके उसे आगे किसी को रेंट पे दी हुई है। ये मतलब है सब लेटिंग का। तो यह आपका टैक्सेबल तो होगा 3 लाख, लेकिन इसको हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखना है। नंबर 4 पे माइनिंग राइट्स एंड रॉयल्टी। इसके बारे में हम पीछे भी कहीं पे बात कर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर हम बात करें सिंध वाली साइड पे, तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो है बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़ी बड़ी माइंस होती हैं। तो आपको कोई जो है वो हिस्से में आपको कोई माइन मिल जाती है, कोई आपका जो है वो कोई ऐसा हिस्सा मिल आता है जहाँ से जो है वो कोई मादनियात वगैरह निकल आती हैं, कोई पत्थर वगैरह वहाँ से निकलते हैं। तो आप वो अपनी जगह जो है वो किसी कंपनी को आप रॉयल्टी के ऊपर दे देते हैं। मतलब आप किसी कंपनी को कहते हैं, आप एनुअली उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपने हमें एनुअली जो है वो 2 लाख 4 लाख रुपया पे करना और यहाँ से जो कुछ भी निकला वो आपका होगा। तो उस सूरत में वो जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है उन माइंस के बदले में अपना राइट आपने किसी को दे दिया हुआ है, तो वो जो आपकी इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होगी, लेकिन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, हालांकि वो ज़मीन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 5 है एनी अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अम्यूनिटीज यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस चार्जेस कनेक्टेड विद बिल्डिंग। समटाइम हम बिल्डिंग किराए पे देते हैं और उस किराए के अंदर जो है उस मकान के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी शामिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, बिजली, गैस, पानी, पार्किंग, ये सारा कुछ उस रेंट के अंदर शामिल है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, जितना उस बिल्डिंग का रेंट है उसे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखेंगे और उसमें से जितना वो अम्यूनिटीज़ यूटिलिटीज़ वगैरह के पैसे बनते हैं उसे हम अलहदा करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्डिंग जो है वो किराए पे दी है, टोटल उसका जो रेंट है आपका वो 50,000 है और उसी 50,000 के अंदर जो है आपका 5,000 रुपया इंटरनेट वगैरह या बिजली का भी शामिल है। तो उस सूरत में हम 5,000 जो है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लिखेंगे और बाकी जो 45,000 है उसे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।